बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर फिज़िक्स में आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो आर्टिकल है और कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें हमने इससे पहले ओम्स लॉ पढ़ा। ओम्स लॉ में हमने ये देखा कि जब भी किसी कंडक्टर के दोनों एंड्स के ऊपर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, यानी कंडक्टर का एक एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा, तो उसके दोनों एंड्स के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। और हमने ये देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने से करंट बढ़ता है और कम करने से करंट कम हो जाता है, और उन दोनों के दरमियान एक प्रोपोर्शनल यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो रिलेशन होता है, जिसका मतलब है कि अगर आप वोल्टेज को डबल करेंगे तो गुज़रने वाला करंट भी डबल हो जाएगा, वोल्टेज को हाफ़ करेंगे तो गुज़रने वाला करंट भी हाफ़ हो जाएगा। अब ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्ज़र्व किया गया कि अगर आप किसी भी वायर यानी जो कंडक्टिंग वायर है उसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर दें, तो लेंथ को इंक्रीज़ करने से उसकी जो रेजिस्टेंस थी वो क्या हो रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी। बज़ाहिर देखने में भी ऐसा ही होना चाहिए कि अगर एक बड़ी वायर है यानी एक लॉन्गर वायर है तो इलेक्ट्रॉन्स को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, और अगर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो रास्ते में जो एटम्स के साथ वो कोलाइड करेगा उन एटम्स की तादाद भी ज़्यादा होगी। तो एटम के कोलिजन की वजह से ही तो इलेक्ट्रॉन को जो है वो मूवमेंट में ओपोजिशन यानी मुखालफत का सामना करना पड़ रहा था। इसका मतलब है कि एक लॉन्गर वायर में रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी। साथ ही ये भी एक्सपेरिमेंटली ऑब्ज़र्व किया गया कि अगर किसी वायर को आप थिक कर दें, यानी एक थिन वायर की जगह एक बड़ी मोटी वायर जो है वो इस्तेमाल करें, थिक वायर इस्तेमाल करें, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो रही थी, कम हो रही थी। यानी अगर ये दो वायर्स हैं तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि ये थिन वायर है और ये जो है वो थिक वायर है। तो अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर आप एक इक्वेशन में जो है कन्वर्ट कर लें तो सम कांस्टेंट आ जाएगा जिसको रो कहा जाता है, साथ आ जाएगा L/A। ये जो रो है इसको रेजिस्टिविटी कहा जाता है। अब रेजिस्टिविटी क्या चीज़ है वो हम देख लेते हैं। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो वायर है उसकी लेंथ है 1 मीटर, यानी यूनिट लेंथ है उसकी, और उसका जो एरिया है वो भी यूनिट के बराबर है, मींस 1 मीटर स्क्वायर है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 हो और लेंथ भी 1 हो तो जो वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फार्मूला है ये। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 मीटर क्यूब। इसका मतलब है हमारे पास एक ऐसी वायर है जिसका वॉल्यूम जो है वो कितना है, 1 मीटर क्यूब। अब हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर R इज़ इक्वल टू रो, लेंथ की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 1 मीटर, और एरिया की जगह भी पुट कर दिया 1 मीटर स्क्वायर, तो आंसर किसके बराबर आ गया, रो। इसका मतलब है एक ऐसी वायर जिसकी लेंथ 1 हो और एरिया भी 1 हो, उसकी जो रेजिस्टेंस है असल में वही क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी कहलाती है। तो इसलिए इसको डिफ़ाइन क्या किया जाता है, द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ एनी मटेरियल इज़ कॉल्ड इट्स रेजिस्टिविटी। कोई भी मटेरियल है, आप उसकी रेजिस्टिविटी मालूम करना चाहते हैं, आप उस मटेरियल का वॉल्यूम जो है वो क्या रखें, 1 मीटर क्यूब, उसकी रेजिस्टेंस मालूम कर लें, वही क्या कहलाएगी, उसकी रेजिस्टिविटी कहलाएगी। अब इसका यूनिट क्या होना चाहिए, अगर आप यहाँ से रो को एक साइड पर रख लें, एरिया दूसरी साइड पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और लेंथ आके डिवाइड हो जाएगी, तो रो इज़ इक्वल टू RA/L आ जाएगा। का मतलब है अगर आपको यूनिट चाहिए इस रो का, रेजिस्टिविटी का यूनिट चाहिए, R का यूनिट हम जानते हैं ओम होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का यूनिट है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट है मीटर। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा ओम इंटू मीटर। तो इसका मतलब है रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम इंटू मीटर। अब रेजिस्टिविटी का एक उल्ट होता है, जिस तरह से रेजिस्टेंस का एक जो है वो रेसिप्रोकल होता है, जिसको हमने क्या कहा था, कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल था कंडक्टेंस, जिसको हमने G से ज़ाहिर कर दिया था बुक में। वैसे हमारी कोई फिक्स्ड नोटेशन नहीं है कंडक्टेंस के लिए,
तो हम जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं 1/r। तो इसका यूनिट क्या होगा, आर का यूनिट है ओहम, तो ओहम का इन्वर्स कर लें, उसको कहते हैं ओहम इन्वर्स। या ओहम इन्वर्स अब करें, OHM ओहम होता है, तो ओहम का जब इन्वर्स करते हैं तो ओहम को बिल्कुल उल्ट लिख दिया जाता है, MHO मोह, यानी ये भी यूज़ किया जाता है। या इसको सीमेंस भी कहा जाता है, कैपिटल S से जो है वो क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। स्मॉल s आप जानते हैं टाइम के यूनिट के लिए होता है, सेकंड के लिए, तो कैपिटल S जो है वो सीमेन, ये कंडक्टेंस का यूनिट होता है। जिस तरह से रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस कहलाता है, उसी तरह से रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी कहलाता है। तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी। ये जो कंडक्टिविटी है अब उसका यूनिट क्या होगा, जैसे इसका यूनिट हमने देखा ओहम मीटर है, तो जब इसका उल्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओहम इन्वर्स मीटर इन्वर्स, यानी पर ओहम पर मीटर। तो आप इसको जो है वो पर ओहम को भी हमने देखा कि उसको मोह हमने कहा था MHO, तो मोह पर मीटर भी कहा जा सकता है। ये रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी का यूनिट आ गया। अब अगर आप बुक में एक टेबल देखें, पेज नंबर 39 पे टेबल 13.1 है, उसमें बहुत सारे मटेरियल्स की जो है वो रेजिस्टिविटी बताई हुई है। सबसे कम रेजिस्टिविटी यानी मेटल्स में सिल्वर की है, और जो सिल्वर की रेजिस्टिविटी जो सबसे कम है वो है 1.52 × 10⁻⁻8 ओहम मीटर। इसका मतलब है सिल्वर सबसे अच्छा जो है वो क्या है, कंडक्टर है, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी यानी इसकी जो नेचर है, जो इसको यानी करंट के अपोज करने में क्या करती है, हेल्प करती है, वो नेचर जो है वो बहुत कम है। यानी इसका मतलब है इसके अंदर करंट को अपोज करने की एबिलिटी बहुत कम है, तो ये एक अच्छा कंडक्टर है। इससे ज़्यादा जो थोड़ी सी रेजिस्टिविटी थोड़ी ज़्यादा वो होती है 1.54 × 8 ओहम मीटर, ये कॉपर की होती है। अब आप जानते हैं सिल्वर एक एक्सपेंसिव मेटल है, इसलिए उसको यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए कॉपर को उसके बाद जो है वो प्रेफर किया जाता है। इसी में अगर आप आयरन की रेजिस्टिविटी देखें तो वो है 11.0 × 10⁻⁻8 ओहम मीटर। तो आयरन जो है वो कॉपर के मुकाबले में एक बैड कंडक्टर है, यानी रिलेटिवली जो है वो इसकी रेजिस्टिविटी कम है कॉपर की, और आयरन के उसके मुकाबले में 6 टाइम्स जो है वो ऑलमोस्ट लार्ज है। तो इसका मतलब है कि आयरन जो है वो एक बैड कंडक्टर है रिलेटिव टू कॉपर। अब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उस वक्त ये रेजिस्टिविटी भी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। क्यों बढ़ना शुरू हो जाती है, उसकी रीज़न ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस वक्त जो लेटिस यानी जो सॉलिड की क्रिस्टल है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं या एटम्स मौजूद हैं वो क्या करने लग पड़ेंगे, वाइब्रेट करेंगे। यानी वो अपनी मीन पोजीशन तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन मीन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तब फ़र्ज़ करें अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इस साइड पे मूव कर रहे हैं एक साइड पे, और इसके सामने जो है यहाँ पर एक एटम जो है वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा, एस्केप करेगा। और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से तो इसकी जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। यानी पहले अगर वो एक छोटे रीजन के अंदर वाइब्रेट कर रहा था तब इलेक्ट्रॉन के पास चांस था कि वो यानी इसके टकराने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी डायरेक्शन उसकी चेंज होती होती कुछ इस साइड से जो है वो निकल सकता है या एस्केप कर सकता है। अब एक लार्जर रीजन में वो वाइब्रेट कर रहा है, तो इसका मतलब है अब कोलिजन के चांसेस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो जब कोलिजन के चांसेस बढ़ेंगे तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज़ करेगा, ज़्यादा लूज़ करेगा, उसका चांस ज़्यादा है, तो उसकी रेजिस्टेंस जो एक्चुअली में मटेरियल की क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो इसका मतलब ये होता कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी मटेरियल की। अब ये चीज़ ऑब्ज़र्व की गई है कि अगर टेम्परेचर में जो इंक्रीज़ है वो क्या होता जा रहा है, यानी डिग्री सेंटीग्रेड में आप टेम्परेचर इस साइड पे ले लें, इस साइड पे आप क्या ले लें, रेजिस्टिविटी ले लें, तो आप देखेंगे कि स्टार्ट में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रेजिस्टिविटी भी क्या कर रही है, बढ़ रही है, और दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो लीनियर है। इसका मतलब है अगर टेम्परेचर डबल हुआ रेजिस्टिविटी डबल होगी, यानी एक इस तरह का जो है वो एक रिलेशन आ जाएगा जो कि लीनियर रिलेशन है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि उसके बाद ये जो स्ट्रेट लाइन रिलेशन है जो कि हमने सॉलिड लाइन से ज़ाहिर किया गया, अब ये स्ट्रेट लाइन से जो है वो क्या कर जाएगा, डेविएट कर जाएगा। अब ये जो आपके पास ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। यानी अब टेम्परेचर में इतना चेंज नहीं आएगा लेकिन रेजिस्टिविटी में एक रैपिड चेंज आएगा। इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है दोनों के दरमियान वो सिर्फ एक फ़िक्स टेम्परेचर तक ही है, उससे जो है वो ज़्यादा नहीं है ये टेम्परेचर।
यानी रिलेशन जो है। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक हमारे पास कंडक्टर है और उसकी जो रेजिस्टेंस है वो है R0। उस वक़्त जब टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर बढ़ने के बाद 0 से बढ़ के हो गया है T डिग्री सेंटीग्रेड। तो उस वक़्त जो रेजिस्टेंस है उसको आप कह दें RT। तो ओबियसली टेम्परेचर अगर बढ़ेगा 0 से ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी जो है वो बढ़ेगी। अब रेजिस्टेंस में जो चेंज आई है जिसको मैं कह रहा हूँ डेल्टा आर, चेंज इन रेजिस्टेंस, वो दो चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर 1, वायर की ओरिजिनल रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी थी। नंबर 2, टेम्परेचर में कितना इजाफा हुआ है। तो ये फाइनल टेम्परेचर था, ये इनिशियल टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर में जो चेंज आया है वो है T-0, जिसको आप T कह देंगे। यहाँ से आप लिख सकते हैं डेल्टा आर इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट है वो भी अल्फ़ा ही है, ठीक है। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है और ये वाला जो साइन है ये अल्फ़ा है, ठीक है। साथ आ जाएगा R0 इंटू टी। ये जो अल्फ़ा होता है इसको कहा जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा आर और ये R0 और T इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। अब ये जो डेल्टा आर ओवर R0 है ये क्या चीज़ है, डेल्टा आर ओवर R0। तो डेल्टा आर का मतलब था चेंज इन रेजिस्टेंस और R0 का मतलब था ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो जब भी किसी चीज़ में जो चेंज है उसको ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड किया जाता है उसे कहा जाता है फ्रैक्शनल चेंज। और अगर परसेंटेज से यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसको परसेंटेज चेंज कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाएगा, फ्रैक्शनल चेंज कहा जाएगा, लेकिन किस चीज़ में, रेजिस्टेंस में। तो डेल्टा आर ओवर R0 इज़ एक्चुअली द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। तो ये डेल्टा आर ओवर R0 है, ये है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस और उसको डिवाइड किससे किया हुआ है, T से। T का मतलब है टेम्परेचर। तो आप अल्फ़ा को कैसे डिफाइन करेंगे, आप कहेंगे द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट टेम्परेचर इज़ कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये आपको बताता है कि जब भी टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा होगा तो उस वक़्त रेजिस्टेंस में कितनी फ्रैक्शनल चेंज आएगी। अब डेल्टा आर की जगह मैं यूँ भी लिख सकता हूँ RT माइनस R0 ओवर R0 इंटू टी। तो ये अल्फ़ा का एक फार्मूला जो है वो आपके सामने आ गया, ठीक है। अब ये जो अल्फ़ा का फार्मूला है इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो ग्राफ बनाया है वो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के दरमियान बनाया है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला रिलेशन जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हमें पता है R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L ओवर A। तो अगर मैं R0 निकालूंगा तो वो आ जाएगा रो नॉट L ओवर A, और अगर RT निकालूंगा तो वो आ जाएगा रो T L ओवर A। अब एक सवाल ये हो सकता है स्टूडेंट्स का कि सर टेम्परेचर बढ़ने से तो लेंथ भी बढ़ती है और एरिया जो है वो उसमें भी चेंज, क्योंकि कोई भी चीज़ जब मेटल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो तो एक्सपैंड करेगी। तो हमने जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेंथ और एरिया लिए हैं सेम वही यहाँ पर भी अज्यूम किए हैं। तो उसकी रीज़न ये कि हमने ये कहा कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के दरमियान जो लीनियर रिलेशन होता है वो अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर होता है, यानी बहुत ही एक कम रेंज ऐसी है जहाँ पर इन दोनों के दरमियान स्ट्रेट लाइन जो है वो रिलेशन होता है। तो अगर टेम्परेचर में चेंज इतना ज़्यादा नहीं आया तो लेंथ और एरिया में भी कोई कंसिडरेबल चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए हम लेंथ को अप्रॉक्सीमेटली सेम ले रहे हैं और एरिया को अप्रॉक्सीमेटली सेम ले रहे हैं। अब यही चीज़ हम इस यहाँ पर रिलेशन में जो है वो पुट कर देते हैं अल्फ़ा के। RT की जगह लिख देंगे रो T इंटू L ओवर A। R0 की जगह लिख देंगे रो नॉट L ओवर A डिवाइडेड बाई R0 की जगह फिर आ जाएगा रो नॉट L ओवर A और साथ जो है वो आ जाएगा T। ऊपर से देखें L ओवर A दोनों टर्म्स में कॉमन आ सकता है, और वो जो L ओवर A दोनों टर्म्स में कॉमन आएगा ये ओवर वाले L ओवर A से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा रो T माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट इंटू टी। तो ये जो रो T माइनस रो नॉट है इसको क्या कहा जा सकता है, डेल्टा रो ओवर रो नॉट इंटू टी। तो सेम जैसा रिलेशन ये था उसी तरह का रिलेशन है। आप इस अल्फ़ा को यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरह से भी इसको डिफ़ाइन किया जा सकता है। अब चेंज इन रेजिस्टिविटी का यूनिट भी ओम इंटू मीटर होगा, यानी अगर
मैथ का यूनिट है किलोग्राम, तो चेंज इन मैथ भी क्या होगा, किलोग्राम में ही होगा। तो सिमिलरली चेंज इन रेजिस्टिविटी ओम मीटर होगी। आर नॉट ये ओरिजिनल रेजिस्टिविटी है, इसका यूनिट भी होगा ओम इंटू मीटर। टी का यूनिट होता है डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो जाएगा पर डिग्री सेंटीग्रेड। या अगर टी को आप केल्विन में लिखें तो यहाँ पर केल्विन लिख लेंगे, तो उस वक्त यूनिट जो है वो क्या बन जाएगा, पर केल्विन। तो आप जो है वो दोनों यूनिट यूज़ कर सकते हैं। ये एसआई यूनिट है और ये क्या है, नॉन एसआई यूनिट। इसके साथ हमने डिस्कशन ये करनी है कि जो मटेरियल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिस्टिविटी। एक को कहा जाता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी उनके लिए अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि जैसे ही टेम्परेचर राइज़ करेगा वैसे ही उनकी रेजिस्टिविटी भी क्या करेगी, राइज़ करेगी। और दूसरे जो होते हैं उनको कहा जाता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होंगे उनमें टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। अब जो जनरल मेटल्स होती हैं या मेटल के बने हुए अलॉयज़ होते हैं वो सब ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला बिहेवियर शो करते हैं। और जो ग्रुप नंबर 4 के एलिमेंट है, यानी कार्बन है, सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, जिनको सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है, वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट शो करते हैं। यानी जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है उनकी रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। तो ये इन दोनों का बिहेवियर का डिफरेंस। और टेबल नंबर 13.1 में एक्चुअली में ये दोनों चीज़ें जो है वो शो की गई हैं। अब नेक्स्ट इनके साथ जो है वो एग्जांपल्स हैं, हम उन एग्जांपल की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं और साथ ही जो है वो हम उनका सोल्यूशन जो है वो देख लेंगे कि हमें रिक्वायर्ड क्या है। तो जितनी भी एग्जांपल होते हैं या न्यूमेरिकल होते हैं उनको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल मेथड है कि आप स्टेटमेंट रीड करते जाएं, जो डाटा है वो लिखते जाएं और इन द एंड जो आपसे पूछा गया है आप उससे रिलेटेड जो भी फार्मूला आपके जहन में है वो यूज़ करें और आप आराम से अपना सोल्यूशन निकाल सकते हैं। 0.75 एम्पेयर करंट फ्लोज थ्रू एन आयरन वायर व्हेन अ बैटरी ऑफ 1.5 वोल्ट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस इट्स एंड। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपको दो चीज़ें बता दी हैं। नंबर 1 करंट बता दिया है, उसकी अमाउंट है 0.75 एम्पेयर, और जो बैटरी है वो 1.5 वोल्ट की इसके साथ कनेक्टेड है। द लेंथ ऑफ द वायर इज़ 5 मीटर, आपको लेंथ बता दी गई है कि ये 5 मीटर है। एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़, एरिया आपको बता दिया गया है 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर। कंप्यूट द रेजिस्टिविटी, आपको रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है। रेजिस्टिविटी का भी हमने फार्मूला देखा RA/L। अब देखें एरिया और लेंथ आपको डायरेक्टली गिवन है। आर की वैल्यू आप ओम्स लॉ से मालूम कर सकते हैं। ओम्स लॉ में आर की वैल्यू किसके बराबर होती है, V/I। अगर आप ओम्स लॉ यूज़ करें तो R = V/I। तो सबसे पहले आप R की वैल्यू फाइंड कर लें। आप V की वैल्यू पुट करें 1.5, I की वैल्यू 5 पुट करें 0.75, तो आंसर आ जाएगा 2 ओम। अब ये R की वैल्यू आप इस इक्वेशन में प्लेस कर देंगे तो रेजिस्टिविटी आ जाएगी R विच इज़ 2। एरिया की वैल्यू आ जाएगी 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय लेंथ। 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें 5 आ जाएगा और वो ओवर वाले 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट हमारे पास आंसर आएगा 1 और ये साथ आ जाएगा 10 रेज टू द पावर -7 और ये यूनिट ओम। तो क्योंकि हमने सारे यूनिट स्टैंडर्ड या SI यूज़ किए थे तो हमारा आंसर भी जो है वो SI यूनिट्स में आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल है 13.3। तो इसकी जो है वो हम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं, डाटा लिखते जाएंगे। अब प्लैटिनम वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम में, तो R0 लिख लें और साथ लिख लें T1, वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो आप जानते हैं 273 ऐड कर दिया जाता है। नेक्स्ट, एंड 20 ओम एट 273 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसी वायर की जो रेजिस्टेंस है वो है 20 ओम उस वक़्त जब टेम्परेचर जो है वो है 273 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 546 केल्विन। तो ये इनिशियल टेम्परेचर है, ये फाइनल टेम्परेचर है। आप चेंज इन टेम्परेचर देख लें जिसको T से यहाँ पर जाहिर किया गया है, तो वो है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। 546 केल्विन में से 273 केल्विन निकाल दें तो आंसर 273 केल्विन ही आएगा।
अब वो पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ प्लाटिनम। तो आपने प्लाटिनम का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो मालूम करना है। तो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने कहा था अल्फ़ा की वैल्यू थी आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट इंटू टी। आर टी माइनस आर नॉट, आर टी 20 है, आर नॉट 10 है, तो 20 माइनस 10 ओवर आर नॉट की वैल्यू 10 और टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर जो कि है 273। 20 माइनस 10 ये भी 10 होगा और ओवर वाले 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/273 और यूनिट जो है वो पर केल्विन है। अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये 3.66 इंटू 10⁻³ पर केल्विन। तो ये आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी किसके लिए, प्लाटिनम के लिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन है जो आपके जहन में हो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।